Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. This is Asif Javed, your course instructor JK Set Mathematics. I welcome you all back to C Latif's Academy. आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इसको Z ऑफ G से डिनोट किया जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके? इसमें कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके सेंटर ऑफ ग्रुप में। तो ये होगी डेफिनेशन इसकी। इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है सेंट्रलाइजर ऑफ ए। तो इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। वो एक एलिमेंट का होता है और सेंटर जो है ग्रुप का होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं ग्रुप के जो सिर्फ ए के साथ कम्यूट करते हैं। ये सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में, यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स, लेकिन जो किसके साथ कम्यूट करते हैं, सिर्फ ए के साथ। और सेंटर ऑफ ग्रुप में होता है, इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं सी ए की, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, तो अब इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के ए के साथ भी करते हैं, बी के साथ भी, सी, यानी जितने भी एलिमेंट ग्रुप के हैं वो सब के साथ कम्यूट करते हैं। तो यही बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रुप। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अब जो आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप होता है जी का। सेंटर ऑफ ग्रुप कायदे से एक सबसेट होता है जी का, और साथ में ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अभी सब ग्रुप कैसे होगा जी का? सिंपल सी बात है, हमें कैसे प्रूव करना होगा इसको। इसे प्रूफ तो हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन आइडिया मैं आपको दूंगा। अगर हम ए बी कोई भी जेड ऑफ जी में लेंगे तो ए बी इनवर्स भी किस में आ जाता है, जेड ऑफ जी में, फॉर ऑल ए बी इन जेड ऑफ जी। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ ग्रुप जो है ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से जेड ऑफ जी की एक खासियत ये होती है कि जेड ऑफ जी अबिलियन सब ग्रुप होता है। दिस इज अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है। ये भी आपको रखना है, दिस इज, ये भी आपको याद रखना है कि जेड ऑफ जी इज नॉट ओनली सब ग्रुप ऑफ जी बट दिस इज अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। और इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, नो नीड टू डू इट, दिस इज वेरी ट्रिवियल। इसी तरह से जो सेंटर ऑफ जी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। तो ये अबिलियन ग्रुप को चेक करने का भी एक तरीका है कि अगर आप ये प्रूव करने में सफल हो जाते हो, इफ यू आर एबल टू प्रूव, if you are able to prove that center of G is equal to G, then your group is abelian. ठीक है, इसी तरह से अगर ग्रुप आपका एबिलियन होगा तो सेंटर ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वे से ये ट्रू है कि अगर सेंटर ऑफ जी जी के बराबर है तो ग्रुप एबिलियन होगा, और अगर ग्रुप एबिलियन है तो सेंटर ऑफ जी जी के इक्वल होगा। सो दिस बोथ वेज ट्रू। So if G is abelian then center of G is equal to G. So अब देखिए, जैसे Z को आप देख लीजिए, Q को आप देख लीजिए। If you talk about Z, if you talk about Q, all of them are abelian groups. और abelian groups में जो सेंटर होता है वो उन्हीं के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा कि सेंटर इज इक्वल टू उन्हीं के इक्वल हो जाता है। तो Z जो है वो Z के इक्वल हो जाएगा, Z ऑफ Q जो है वो Q के इक्वल हो जाएगा, Z ऑफ R जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अदर एबिलियन ग्रुप्स इन जनरल, जितने भी एबिलियन ग्रुप्स आपके होंगे उनका सेंटर उसी के बराबर होगा। फिर चाहे आप यहाँ पे कोई भी आप देख लीजिए इनमें से,
जेड ऑफ सी सी होगा, यू एन जो है एबिलियन होता है, जेड ऑफ जेड स्टार होगा, जेड एन का जेड जेड होगा, ये वाला जेड है, गलती से लिखा गया, ये सिंपल जेड है, ये इंटीजर नहीं है, दिस इज जेड। ठीक है, तो जितने भी एबिलियन ग्रुप्स होते हैं उन सब का सेंटर जो है उन्हीं के बराबर होता है। तो एबिलियन के लिए सेंटर निकालना कोई तीर नहीं मारना है इसमें, सिंपली उसका जो सेंटर होता है वो उसी के बराबर होता है बाय दिस रिजल्ट। सो दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द सेंटर्स दैट वी कैन फाइंड। तो एबिलियन ग्रुप के केस में सिंपली वो उसी के बराबर होता है। बात करते हैं कुछ और की, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर जी एबिलियन है तो क्या जेड ऑफ जी जी के बराबर होगा? बिल्कुल, दिस इज बोथ वेज ट्रू, दिस इज बोथ वेज ट्रू। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर जी एबिलियन है तो जेड ऑफ जी जी के बराबर होगा, और अगर जेड ऑफ जी जी के बराबर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? एबिलियन। यानी एबिलियन चेक करने का भी एक श्योर शॉर्ट तरीका ये है कि आप उस ग्रुप का सेंटर फाइंड करो, अगर उसका सेंटर उसी के बराबर आता है तो आपका ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है, ये कह रहा है कि जेड ऑफ जी उस केस में भी जी के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि जी आपका अगर साइक्लिक है तो हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एबिलियन। तो जो चीज एबिलियन के लिए ट्रू है वही चीज इसके लिए ट्रू हो जाएगी, साइक्लिक के लिए। सिंपल। बट क्या कन्वर्स ट्रू है इसमें? कन्वर्स इस केस में ट्रू नहीं होगा, एबिलियन के केस में ट्रू हो जाता है बट इस केस में ट्रू नहीं होगा। यानी अगर सेंटर ऑफ किसी ग्रुप का उसी के बराबर है तो क्या जी साइक्लिक होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप देख सकते हो Z4 क्रॉस Z8, ये एबिलियन ग्रुप है, इसका सेंटर इसी के बराबर है, लेकिन क्या ये साइक्लिक है? नहीं, ये साइक्लिक नहीं। और मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है साइक्लिक कब होता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ ये जो आपके सब्सक्रिप्ट है दे आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब एम एंड एन आर को प्राइम टू ईच अदर, यानी इनका जीसीडी क्या होना चाहिए? 1। जैसे मैं आपको बताऊं Z3 क्रॉस Z7, दिस इज साइक्लिक। इसी तरह से Z5 क्रॉस Z7, दिस इज साइक्लिक। ये सब के सब साइक्लिक ग्रुप्स हैं। इनफैक्ट इस केस में जब ये साइक्लिक हो जाते हैं तो ZM क्रॉस ZN किसके इक्वल हो जाता है? दिस इज सिंपली इक्वल टू ZM इंटू N। जैसे Z3 क्रॉस Z6, दिस इज सिंपली Z21। तो ये साइक्लिक के लिए इफ एंड ओनली कंडीशन होती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 8 का जीसीडी, दिस इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। तो हमने देखा कि अगर जेड ऑफ जी जी के बराबर है जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो जाए। नीचे आ जाइए, Z12 का Z12 ही आएगा, बिकॉज Z12 क्या है आपका? एबिलियन है। अच्छा, Z12 क्रॉस D3 का क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। इसी तरह से Z ऑफ Q4 क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पे आपने याद रखना है जो Q4 होता है ना आपका, ये Q4, इसमें अगर आप देखोगे दो ही एलिमेंट्स हैं जो तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। Q4 में दो ही एलिमेंट्स हैं जो बाकी सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, वो है 1 और -1। तो इसलिए Q4 का क्या हो जाएगा? 1 और -1। ठीक है, मेरा सो Q4 का हो जाएगा 1 एंड -1। GLNF का क्या होगा? अब GLNF के फिर से बड़े केसेस आएंगे। अगर N1 होगा तो हमें पता है उस केस में GL1F क्या होता है? F स्टार होता है, और F स्टार जो है वो हमेशा एबिलियन होता है, यानी फील्ड का जो स्टार हम लेते हैं तो एबिलियन के केस में वो उसी के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो सेंटर है वो उसी के बराबर आ जाएगा। दूसरा केस आ जाता है आपका कि अगर आप F किसके बराबर ले लो, मतलब N1 ही ले लो, बट F जो है किसके बराबर ले लो? FQ के बराबर। तो उस केस में GL1FQ क्या हो जाएगा? और FQ स्टार हो जाएगा, और FQ स्टार मतलब ZQ-1 हो जाएगा। तो
दिस इज सेंटर ऑफ GL1FQ क्या हो जाता है, FQ स्टार हो जाता है। ये हम चेकआउट कर सकते हैं इसको, दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट टू सी। GL1FQ जब आप लेंगे मतलब आप जनरल लीनियर ग्रुप लेंगे ओवर FQ, तो ये सिंपली FQ स्टार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका GL1FQ है ये FQ स्टार के बराबर है, और FQ स्टार क्या होता है, एबिलियन, तो ये FQ स्टार के ही इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एबिलियन ग्रुप का सेंटर उसी के बराबर होता है। ये कंस्ट्रक्शन बोली गई है, किसको कंस्ट्रक्ट करो, ZFGLNFQ को। तो मैट्रिसेस की दुनिया में अगर हम बात करें तो स्केलर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जो हर एक के साथ कम्यूट करती हैं, स्केलर मैट्रिसेस हर एक के साथ कम्यूट करती हैं। तो अगर हम और FQ ले लें और ऑर्डर L ले लें, तो ये स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हम ए डालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो हम सब में बीच में क्या डालें 1 1 1 1 या 2 2 2 2, ऐसे 3 3 3 3 और Q-1 Q-1। ये स्केलर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस हैं जो हर एक के साथ कम्यूट करेंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ZLNFQ जो होगा, जो आई मीन टू से ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ GLNFQ जो है, इसमें Q-1 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आपका जो FQ है, FQ में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि दो चीजें आपने देखनी है। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों नहीं लिया 0 0 0 0 0 0 वाला, वो वाला केस, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं होगा। हमें डिटर्मिनेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो, बट इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला उसमें नहीं आएगा। तो बाकी जितने भी नॉन जीरो वाले बचे वो कौन से बचे, 1 से लेकर Q-1 तक। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल है। अगर हम F3 लेते, F3 में क्या आ जाएगा आपका 0 1 और 2। तो इसका जो सेंटर अगर आप फाइंड करोगे, आई मीन GLNF3, तो इसमें आपके पास सेंटर में क्या क्या आएगा, सपोज अगर n में क्या लेता, 2 ही लेता, n में 2 ही लेता, तो इसमें आ जाता 1 0 0 1, इसी तरह से 2 0 0 2, बस यही दो एलिमेंट्स आएंगे। तो किसके बराबर हो गए, इसका ऑर्डर 3-1 के दो ही एलिमेंट आएंगे, और ये दो एलिमेंट जो है इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो हर दूसरी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। इसमें मैट्रिक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी आप देख लेना। इन जनरल आपने याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ किसका, GLNFQ, दिस इज इक्वल टू, आपने कहीं नहीं देखना है, आपने सिर्फ Q को देखना है एग्जाम के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज Q-1। जैसे इसका देखिए, परेशान नहीं होना, सिंपली इसको देखिए आप, और इसका सेंटर किसके बराबर होगा, GL20F11। पहले अगर इसके सेंटर की बात की जाए, दिस इज 11-1, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ दिस इज इक्वल टू 11-1, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, सब ग्रुप्स के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि बोले इसमें कितने सब ग्रुप हैं। तो सब ग्रुप के लिए सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर निकालना है, किसका, सेंटर का ऑर्डर कितना निकला 10, अभी हमें पता चला। अब जो 10 ऑर्डर का ग्रुप होता है वो या तो Z10 की तरह दिखेगा, दो पॉसिबिलिटीज है ना, आई मीन ये जो 10 ऑर्डर का ग्रुप है वो या तो Z10 की तरह दिखता है या D5 की तरह दिखता है। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये Z10 है, ये Z10 की तरह दिखेगा या D5 की तरह दिखेगा। और हमें पता है कि अगर तो Z10 की तरह ये दिखेगा तो उस केस में, और हमें ये भी पता है कि Z(G) जो है वो हमेशा एबिलियन होता है। Z(G) क्या है, दिस इज ऑलवेज एबिलियन। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप के जब हमें सब ग्रुप्स देखने हैं तो उसके सब ग्रुप भी एबिलियन ही होने चाहिए, उसके सब ग्रुप भी क्या होने चाहिए, एबिलियन ही होने चाहिए। तो इसलिए जो Z(GL20) जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ना वो ऑलवेज एबिलियन होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है इसके दो पॉसिबल ऑर्डर्स आ रहे हैं, या तो ये
Z10 की तरह बिहेव कर रहा है या D5 की तरह, तो D5 की तरह ये बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है। तो नॉन अबिलियन वाला केस तो इसका गया। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, Z10 की तरह। और Z10 के तो हमें पता ही है कितने सब ग्रुप होते हैं, टाउ 10 होते हैं। टाउ 10 का मतलब दिस इज 2 into 5 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 1 + 1 4 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 4 सब ग्रुप हो जाएंगे इसके। फाइन। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ दिस इज इक्वल टू टाउ ऑफ 10, और टाउ ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, दिस इज, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 + 1 1 + 1 दैट इज 2 into 2 दैट इज 4। 4 सब ग्रुप हो जाएंगे। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आपको पूछा गया हो इसमें, इसमें पूछा गया है इसमें, तो सबसे पहले तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 22, और 22 ऑर्डर का जो ग्रुप है उसे आप कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 2 into 11, और 2 किसको डिवाइड करता है, 11 - 1 को। तो ये वो वाला केस आ गया पी क्यू, फिर पी डिवाइड्स क्यू -1। तो इसमें दो केसेस आएंगे, एक तो Z22 आएगा और एक नॉन एबिलियन ग्रुप आएगा। अगेन नॉन एबिलियन ये हो नहीं सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो हमेशा एबिलियन होता है। तो नॉन एबिलियन होने से तो ये रहा, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो ऑलवेज एबिलियन होता है। दैट मीन सेंटर ऑफ ग्रुप विल लुक लाइक Z22। अब Z22 जो है दिस इज ए Zn। तो Zn में कितने सब ग्रुप्स होते हैं, इसमें टाउ n होते हैं। तो Z22 में कितने होंगे, इसमें टाउ 22 होंगे। सो टाउ 22 को आप लिख सकते हो दिस इज 2 into 11। सो दिस इज 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 2, 2 into 2 is equal to 4। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके सब ग्रुप्स, 4 सब ग्रुप्स हो जाएंगे। इज दैट ओके, फाइन। सो इसी तरह से आप SLNF की अगर बात करें, तो SLNF में आपको ये चीज देखनी है कि इसमें GLNF और SLNF में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो GLNF है उसमें आपके पास ये होता है कि आपका डिटर्मिनेट नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पे हम कहेंगे कि डिटर्मिनेट ना सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए, बल्कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, वो वाली मैट्रिसेस होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेट 1 होता है और वो बाकी तमाम मैट्रिसेस के साथ कम्यूट करती है। तो ऐसी कौन सी स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो अब यहाँ पे दो सिमेट्रीज आ जाएंगी, एक ऑड सिमेट्री आ जाएगी और एक इवन सिमेट्री आ जाएगी। अगर हम ऑड सिमेट्री की बात करें, तो ऑड सिमेट्री में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। ऐसा क्यों, देखो बच्चे, अगर मैं n सपोज 2 लेता हूँ, तो 2 इसके केस में मेरे पास ऐसी दो स्केलर मैट्रिसेस मिलेंगी। एक मिलेगी मुझे 1 0 0 1, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये कम्यूट करेगी बाकी सब के साथ, और -1 0 0 -1। देखो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन जो ऑड सिमेट्री होती है ना, ऑड सिमेट्री, ऑड सिमेट्री का मतलब जैसे मैं n = 3 ले रहा हूँ, तो 1 0 0 1 0 0 1। तो इसमें देखो, इसमें आप वो माइनस वाला नहीं ले सकते, यानी अगर आप माइनस वाला लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑड सिमेट्री होती है आपकी, यानी जब n आपका इवन होता है, ये ऑड होता है, तो उस केस में एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। जबकि जो इवन सिमेट्री है उसमें माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाएगी, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाता है, उसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ जाता है। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज है, मतलब कि ये आपको याद रखना है कि जो आपका SLNR होता है, यानी जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है ओवर एनी फील्ड आर, वो आपका 1 होगा अगर n ऑड है, और 2 होगा अगर n इवन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ SLN 2022 R। तो अब आपने इसको देखना है 2022 को, 2022 क्या है, इवन है, तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका 2 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इवन सिमेट्री का 2 होता है। पर यहाँ में 2023 लिखो तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके।
So having discussed all this, similarly अगर आप switch कर दो R से C कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, this will be the same। हाँ, अब बात आ जाती है इस केस की, अगर f f q के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे फिर से देखो आप, f अगर f q के इक्वल हो जाए, जैसे हम f7 की बात करेंगे तो f7 में याद हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस में, हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में कि जो डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल मैट्रिसेस का, डायगोनल मैट्रिसेस कहेंगे, हाँ वी कैन से, हाँ जो डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि जो उसकी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उसकी आइगन वैल्यूज बन जाती हैं, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है, और किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो उसकी आइगन वैल्यूज का सम होता है। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहेगा हमारा लीनियर अलजेब्रा का, वो एग्जाम में भी इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वहां पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें यूज करना पड़ रहा है इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। तो अगर हम SL3F7 की बात करें, आई एम इंटरेस्टेड इन दोज मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 है अंडर मॉडुलो 7, और साथ में वो स्केलर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ तो सेंटर में सिर्फ स्केलर मैट्रिसेस ही आ सकती हैं। तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा अंडर मॉडुलो 7। 4 इंटू 4 16, 4 64, 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी मॉडुलो की दुनिया में ये भी 1 डिटर्मिनेंट देगा, ये भी 1, ये भी 1। अब लेकिन इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, इसके लिए जनरल फार्मूला ये होगा बच्चे, आपको याद रखना है, क्योंकि वैसे आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और उतना टाइम होता नहीं है आपके पास एग्जाम में। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना क्या है इसके लिए, जो सेंटर ऑफ SL एंड FQ होता है, इसका सेंटर किसके बराबर होता है, आपको सिंपली GCD निकालना है, किसका, n का और Q माइनस 1 का, इनका जो GCD होता है वही आपका ऑर्डर होता है सेंटर ऑफ SL एंड FQ का। जैसे अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, ये देखिए, जैसे इसका हमने देखा SL3F7 के केस में, इसमें 3 और 7 माइनस 1 का GCD कितना होता है, मतलब 3 और 6 का GCD 3 होता है। इसी तरह से SL2F7 के केस में 2 और 6 का GCD कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 हो गया। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि SL एंड FQ का ऑर्डर कितना होता है, GCD ऑफ N एंड Q माइनस 1। करते हैं बात मिस्टर डाइहेड्रल की। डाइहेड्रल कहाँ हमें छोड़ने वाला है, जब हमने एबिलियन ग्रुप पढ़ा था वहां भी हमारे साथ साथ था, साइक्लिक ग्रुप के साथ साथ था, जब इसके सब ग्रुप फाइंड किए वहां भी साथ साथ था। सो डाइहेड्रल ग्रुप विल बी अलोंग साइड अस। तो अब हम सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप की बात करते हैं। तो देखो n और 1 और 2 की बात करेंगे तो n और 1 और 2 के लिए तो डाइहेड्रल ग्रुप एबिलियन होता है, तो उस केस में वो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो असली बात आ जाती है नॉन एबिलियन की, तो नॉन एबिलियन के केस में मैनुअली हमें चेक करना पड़ेगा, इसके लिए कोई एज सच कोई रोबोटिक मेथड नहीं है हमारे पास, कोई मैकेनिकल ऐसा हमें मैनुअली करना पड़ेगा। इसके लिए मैनुअली भी करने की जरूरत नहीं है वैसे हमें, अगर हम एबिलियन ग्रुप को देखें n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देखो n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए तो क्लियर है ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं। देखो बच्चे, दो ही एलिमेंट होते हैं जो कम्यूट करते हैं बाकी सभी एलिमेंट के साथ, एक तो R0 है और दूसरा R180 है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जो आपकी ऑड सिमेट्रीज हैं, ऑड सिमेट्रीज में सिर्फ R0 होता है, तो इसलिए ऑड सिमेट्रीज में सेंटर जो होगा उसका ऑर्डर 1 होगा, और इवन सिमेट्रीज में आपका R0 भी होता है, R180 भी होता है, तो उस केस में आपका सेंटर जो है उसमें ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि सेंटर ऑफ जो DN होगा that is equal to 1 if n is odd and this is equal to 2 if n is even। कोई भी दे दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ ZD 2022 फाइंड करो, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अब 2022 क्या है, दिस इज इवन सिमेट्री, सो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। या मैं जैसे आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ ZD 2023 कितना होगा,
तो आपको पता है दिस इज ऑड सिमेट्री, तो ऑड सिमेट्री में सिर्फ आर नॉट ही सेंटर में लाई करता है, सो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट अदर्स। K4 की बात करते हैं तो K4 चूंकि अबिलियन ग्रुप होता है तो इसका सेंटर उसी के बराबर हो जाएगा। S1 की बात करें तो S1 के इक्वल, S2 के इक्वल, तो दोनों अबिलियन होते हैं। बात करें n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, तो आपको पता होना चाहिए कि Sn में एक ही एलिमेंट होता है, Sn में एक ही एलिमेंट होता है जो बाकी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, और वो होती है आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इसलिए n Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए आपका जो सेंटर होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इट विल कंटेन ओनली, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ZS1 इज इक्वल टू 1, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी, फिर ZS2 में इसमें आइडेंटिटी भी आ जाएगी और 1 2 आ जाएगा, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी आपके Sn है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, उन सब के केस में एक ही एलिमेंट आएगा आपका जो सब के साथ कम्यूट करता है, और वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ZSN इज इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसके केस के लिए भी हो गया फाइन। an की बात करें तो an क्या होता है आपका? ऑर्डर ऑफ Sn अपॉन 2। तो n अगर 1 लेंगे तो a1 आपका S1 के इक्वल हो जाएगा, Z ऑफ a1 a1, Z ऑफ a2 a2, Z ऑफ a3 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज आपका S3 किसके इक्वल होता है? S3 होता है आपका, इसका ऑर्डर कितना होता है S3 का? होता है बच्चे 6। अब A3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? A3 का ऑर्डर हो जाएगा 6/2, वो कितना हो जाएगा? 3। तो ऑर्डर ऑफ A3 3 हो गया, और 3 क्या होता है? प्राइम। सो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, सो देयरफॉर A3 इज अबिलियन, सो इसलिए अबिलियन ग्रुप का सेंटर उसी के बराबर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर आपने देखा था कि 3 ऑनवर्ड सब के सब आइडेंटिटी के इक्वल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे A3 तक जो है ये सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी मैप बिहेव करेगा, मतलब A1 को A1 पे लेगा, A2 को A2 पे, A3 को A3 पे, लेकिन 3 के बाद वाले मतलब A4 ऑनवर्ड्स जो है इस केस में भी किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। फाइन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो Z2 क्रॉस D3 का हमने सेंटर फाइंड करना है, तो बच्चे इसके लिए सेंटर फाइंड करने के लिए हमें इसको पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि कम्यूट करते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी सेंटर ऑफ Z2 इंटू सेंटर ऑफ G3। तो ये आ जाएगा आपका सेंटर 0 R0 और 1 R0। तो इसलिए इसके सेंटर में दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। इन जनरल आपको ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है आपका? सेंटर ऑफ G1 इंटू G2। कोई भी दो ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट का अगर सेंटर आपको फाइंड करना है तो सिंपली आपको पहले G1 का सेंटर फाइंड करना है, उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट इसके साथ लेना है सेंटर ऑफ G2 के साथ, फिर इसको देखना है आपने। तो जो बिहेवियर इसका होगा वही बिहेवियर G1 क्रॉस G2 का होगा, जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। जैसे इसका देखिए, इसका सेंटर फाइंड करना है तो इसका सेंटर मतलब Z4 इंटू D4 का सेंटर इंटू Q4 का सेंटर। Z4 का सेंटर Z4 होता है, D4 का अभी बताया था इवन सिमेट्री में R0 और 180 होता है, और Q4 में इसमें 1 और -1 होता है। तो कुल मिला के इस सेंटर ऑफ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 8, 8 2 16। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 16। इन जनरल आप n एलिमेंट्स के लिए भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn जो है सेंटर ऑफ दिस इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्वेश्चन CSIR में पूछा गया है, नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ऑर्डर ऑफ G कितना है? 77। तो आपको बताना है कि बताइए ZG का ऑर्डर जो है ये कितना होगा, मतलब ZG जो है ये
किसकी तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले तो आप देखिए 77 को आप लिख कैसे सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 7 into 11, और साथ में 7 जो है दिस डज नॉट डिवाइड्स 11 - 1। याद कीजिए वो रिजल्ट कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p इंटू क्यू हो और p ना डिवाइड करे q-1 को, तो उस केस में एक यूनिक पॉसिबिलिटी होती है, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZPQ के। तो यहाँ पे भी एक यूनिक पॉसिबिलिटी होगी, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z77। अब जो Z77 है ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, तो बात खत्म। तो Z ऑफ Z77 क्या हो जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, Z77। ओके फाइन। 121 के केस में देखिए, ये सी पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। 121 की अगर हम बात करें, ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये 11 स्क्वायर की तरह हम इसको लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर वाला टाइप का जो ग्रुप होता है उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है। जब भी ऑर्डर ऑफ जी आपका पी स्क्वायर है, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक जेड पी स्क्वायर और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जेड पी क्रॉस जेड पी। देखो बच्चे, दोनों पॉसिबिलिटीज, अगर जेड पी स्क्वायर हुआ तब भी अबिलियन, जेड पी क्रॉस जेड पी हुआ तब भी अबिलियन। तो दोनों केसेस में सेंटर आपका क्या बन सकता है, मतलब एक में बनेगा जेड, दिस इज Z121, उस केस में सेंटर बनेगा Z121 ही, और दूसरे केस में बनेगा Z11 क्रॉस 11, Z11 क्रॉस 11 का सेंटर दैट इज Z11 क्रॉस 11। तो दोनों सेंटर बन सकते हैं, एक 121 वाला भी बन सकता है Z121, और Z11 क्रॉस 11 भी बन सकता है। सो दो ऑप्शन आएंगे इसके, ये भी आ जाएगा, ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दे सकते हैं, ट्विस्ट क्या मतलब, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि हाउ मच साउंड यू आर एट बेसिक्स। आपको देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 25 है, और आपसे क्या पूछा गया है कि x की पावर 5 इज इक्वल टू 8। तो बताइए सेंटर ऑफ जी कितना होगा। ये याद रखना, जब भी आपको ऐसे दिया जाता है ना x की पावर n इज इक्वल टू e, इसका मतलब ये नहीं होता है कि n जो है वो ऑर्डर है, x का ऑर्डर n है। क्योंकि बच्चे n में तो n तो ऑर्डर के किस में लीस्ट होता है ना। आपके पास एक रिजल्ट होता है, अगर आपको याद हो कि अगर x की पावर n इज इक्वल टू e हो, तो ऑर्डर ऑफ x किसको डिवाइड करता है, n को। ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स n। बात समझ आई। अगर x की पावर n किसके इक्वल हो, e के इक्वल हो, तो ऑर्डर ऑफ x हमेशा इसको डिवाइड करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ x हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, n के। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि x की पावर 5 इज इक्वल टू e। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x किसको डिवाइड करेगा, 5 को। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5। मतलब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो या तो 5 होगा या 5 से कम होगा, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात क्लियर है, ये हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चला। तो अब ये क्योंकि ऑर्डर 25 का ग्रुप है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये पी स्क्वायर वाली कैटेगरी में जाएगा, ये 5 स्क्वायर में। और 5 स्क्वायर की दो पॉसिबिलिटीज है, Z25 Z5 + 5। अब ये वाला सीधा कट हो गया, क्योंकि हमने अभी कहा इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो उन्होंने हमें दी है, इसके मुताबिक इसमें 5 से ऊपर ऑर्डर का कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, जबकि Z25 में तो 25 ऑर्डर का एलिमेंट भी होता है। इसका मतलब ये ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ही पॉसिबिलिटीज बच जाती है, दैट इज Z5 क्रॉस Z5 की तरह। देखो एक बार आपको पता चल गया ग्रुप के बिहेवियर के बारे में, उसके बाद आप Z5 क्रॉस Z5 के पूरा पोस्टमार्टम करके इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको ट्रांसलेट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी पर। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। इसका सेंटर आपसे पूछा गया है, किसका, एग्जाम का सेंटर नहीं, इस क्वेश्चन का सेंटर पूछा गया। तो Z ऑफ GL2 F2 इंटू S3 इंटू Z3 क्या होता है, अभी मैंने पीछे रिजल्ट बढ़ाया था, Z ऑफ
Gl2, इसका ऑर्डर पूछा गया है आपसे, ठीक है, परेशान नहीं होना है, इंटू ZS3 इंटू ZZ3। देखो सबसे पहले वो वाले ढूंढो ना जो एबिलियन है। सबसे पहले तो इसका देखो जरा, ये Gl2F2 का ऑर्डर कितना होता है, याद करो। GlnF2 का ऑर्डर कितना होता है, अगर आपको याद हो, इसका ऑर्डर होता था Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 1, फिर होता था Q की पावर n माइनस Q की पावर n माइनस 2, ऐसे ही करते करते Q की पावर n माइनस 1 तक हम इसको फिनिश करते थे। तो इस केस में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा Q है आपका 2 की पावर 2 माइनस, जस्ट अ सेकंड, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, ये दूसरे में ही फिनिश हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0, तो यहीं पे खत्म हो गया। 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 टू 6। तो ये किस ऑर्डर का ग्रुप है, 6 ऑर्डर का ग्रुप है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि GLN FQ, GLN FQ, इसका सेंटर किसके बराबर होता है, इसका सेंटर किसके बराबर होता है, इसके सेंटर का ऑर्डर जो है Q-1 होता है, कितना होता है Q-1। तो इसका सेंटर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, दिस इज Q-1 का मतलब 2-1, ये 1 हो गया। इसका सेंटर क्या है S3 का, हमें पता है 3 ऑनवर्ड्स इसका सेंटर का ऑर्डर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और Z3 तो 3 ही होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। क्लियर है, तो ये रहा आपका 3। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, Z ऑफ 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 G किसके इक्वल होगा, G के इक्वल होगा, Z ऑफ G के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको G के बारे में लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इनफैक्ट ये Z ऑफ G को आप ट्रीट कीजिए ना बेसिक ग्रुप, Z ऑफ G हमेशा अबिलियन होता है, तो Z ऑफ G क्या हो जाएगा, Z ऑफ G, फिर से Z ऑफ G अबिलियन है तो Z ऑफ G क्या हो जाएगा, फिर से Z ऑफ G, फिर से Z ऑफ G अबिलियन है तो Z ऑफ G क्या हो जाएगा, Z ऑफ G, फिर से Z ऑफ G अबिलियन है तो सेंटर ऑफ Z ऑफ G क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ G। सो दिस इज सेंटर ऑफ G। मतलब कहने का ये है कि Z की पावर n ऑफ G, दिस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ G। तो Z को आप कितनी बार भी रिपीट करो, यू आर गोइंग टू लैंड इनसाइड सेंटर ऑफ G। क्लियर है, फाइन, और लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो आज हम सेंटर ऑफ ग्रुप पे ही यहीं पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। कल हम सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। टुडेज लेक्चर वाज होली एंड सोली बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपको दिखाया भी कि पिछले सालों में जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं आपके नेट के एग्जाम में और सेट के एग्जाम में, अगर आप देखो जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर मोस्टली from if you can have a look at the previous year papers of set this net exam, and most of the questions are from there only, so you can also see to this pattern of set exam of previous papers. So this is all I have from today's lecture. Thank you so much and have a nice day.